हेलो हेलो। गुड आफ्टरनून। राधे राधे। कैसे हो बच्चों? राधे राधे। बढ़िया। चलो तो लास्ट क्लास में जो अपना कुछ बाकी रह गया तो उसे कंप्लीट करते हैं और लिक्विड सॉल्यूशन का पहले लेक्चर स्टार्ट करते हैं। ठीक है। चलो तो हाँ, दवा खाता हूँ, अभी रुक जा। तो सबसे पहले हमारा ये न्यूक्लियर रिएक्शंस चल रही थी, है ना। न्यूक्लियर रिएक्शंस में न्यूक्लियर फिशन क्या था? ऑफ द थ्री नेचुरल आइसोटोप्स ऑफ यूरेनियम, यूरेनियम 238, यूरेनियम 235 एंड यूरेनियम 234। यूरेनियम 235 है ना, अंडरगोज न्यूक्लियर फिशन स्लाइटली, थोड़ा सा ये इवन नंबर में है। कौन? न्यूक्लियॉन्स। और ये भी इवन नंबर में है, इसलिए इनकी स्टेबिलिटी थोड़ी सी इससे ज्यादा होगी। तो ये अनस्टेबल, थोड़ा सा अनस्टेबल होने के कारण से क्या होगा? व्हेन बम्बार्डेड विद स्लो न्यूट्रॉन्स, पहले हम स्लो न्यूट्रॉन के साथ में से टकराते हैं, तो टकराने के बाद में क्या बनता है? 92 यूरेनियम 236, उससे आपके पास में दो एलिमेंट बन रहे हैं और मास बैलेंस करने के लिए तीन न्यूट्रॉन एमिट हो जाएगा। सिमिलरली यहाँ पर इस रिएक्शन से ये बन रहा है, और ये स्प्लिटिंग डिपेंड करेगी इसकी आर्बिट्रेरी रिएक्शन से। कोई जरूरी नहीं कि केवल यही प्रोडक्ट बने, ये भी बन सकता है, ये भी बन सकता है। ठीक है, जल्दी से तीनों रिएक्शन लिखो, यहां से यहां तक नोट करो। हाँ जी, नोट कर लिया। करेक्शन कर लेना, कैलकुलेशन कर ले। हाँ, तो बस ये याद रखना है कि न्यूट्रॉन के एब्जॉर्प्शन से तीन न्यूट्रॉन इसमें इमिट हो रहे हैं। तो अगर कोई आपसे पूछ ले 92 यूरेनियम 235 की रिएक्शन में कितने न्यूट्रॉन यूज हो रहे हैं, तो कहेंगे दो, क्योंकि एक तो यहाँ पर है, तीन यहाँ, एक के कारण से चेंज इन न्यूट्रॉन कितना हुआ? दो। ठीक है। और जब यहाँ न्यूट्रॉन इस न्यूक्लियस के साथ में टकरा रहा है तो क्या होता है? न्यूक्लियस स्प्लिट होकर नए न्यूक्लियस कंबाइन होते हैं। तो नए न्यूक्लियस कंबाइन होंगे तो मास क्या हो रहा है? कलेक्ट हो रहा है। मास कलेक्ट होने से कारण से मासिव बॉडी पास आएगी तो उसमें एनर्जी रिलीज होगी। ठीक है। तो स्लो न्यूट्रॉन का अगर मेरे पास में इनकी स्पीड अगर ज्यादा रख ली तो ये जरूरी थोड़ी है कि न्यूक्लियॉन न्यूट्रॉन होते हैं वेव नेचर में, है ना। क्योंकि ये इसमें कौन कौन, ये माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल है, और माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल होने के कारण से इनमें क्या होगा? वेव नेचर ज्यादा है, तो एनर्जी तुमने ज्यादा रख दी, तो ज्यादा एनर्जाइज पार्टिकल कोई न्यूक्लियस के अंदर जा पाए, कोई जरूरी नहीं है। तो एक स्पेसिफिक स्पीड वाले मॉलिक्यूल वेलोसिटी वाले ही न्यूट्रॉन को हमें टकराना है।
हाँ जी, तो a loss in mass occurs releasing a vast quantity of energy 2 into 10 is to power 10 kilojoule per mole of uranium 235. ये एग्जाम्पल के फॉर्म में याद रखना. The key to the liberation of energy in the nuclear fission reaction is the production of 2 or more neutrons per reaction. दो या दो से ज्यादा न्यूट्रॉन इमिट हो रहे हैं, है ना बेटा. इनिशिएटेड बाय वन न्यूट्रॉन. अब देखो ध्यान से, इन फिशन रिएक्शन में यहां से दो न्यूट्रॉन है, तीन न्यूट्रॉन बन रहे हैं, दो न्यूट्रॉन दो न्यूट्रॉन. अगर एक एक भी न्यूट्रॉन, यहां पर जो भी न्यूट्रॉन बचा है वो अगर यूरेनियम के रिमेनिंग अमाउंट से रिएक्ट हो जाए तो रिएक्शन और आगे चलेगी. ये रिएक्शन और आगे चलेगी. जैसे ये यूरेनियम है, यूरेनियम और न्यूट्रॉन के कॉलिजन से क्या बना, एक बार फिशन होने से तीन न्यूट्रॉन इमिट हुए. तो एक फर्स्ट फिशन रिएक्शन से एनर्जी एक स्टेप में ई है, दूसरे में ई है, तीसरे में ई. इमिटेड एनर्जी तीन न्यूट्रॉन. ऐसा बोलोगे या फिर ऐसा बोलोगे? ई. तीन न्यूट्रॉन इमिट हो रहा है तब एक ई वैल्यू आ रही है, ध्यान रखना. अब ये एक मोल न्यूट्रॉन रिमेनिंग, अगर आपके पास ये लिमिटिंग नहीं है, कुछ बच गया तो इसके साथ में फिर से रिएक्ट होगा, तो तीन न्यूट्रॉन यहां मिलेंगे. इन तीन न्यूट्रॉन के कारण से एनर्जी होगी ई. इस न्यूट्रॉन के कारण से यूरेनियम, बचे हुए यूरेनियम के साथ में रिएक्शन हो जाए तो कितने एमिट होंगे भाई? न्यूट्रॉन तीन, एनर्जी ई. इस तरह से क्या बन रहा है भैया? चेन रिएक्शन जीपी. पहले कितने न्यूट्रॉन थे? थ्री. अब क्या हो गया? नंबर ऑफ न्यूट्रॉन थ्री फर्स्ट में, और नंबर ऑफ न्यूट्रॉन इन सेकंड, ठीक है, थ्री न्यूट्रॉन सेकंड, थ्री स्क्वायर, ठीक है. और एनर्जी कितनी होगी बेटा? पहले ई फिर थ्री. इस तरह से और आगे रिएक्शन चलेगी, एक दो तीन, एक दो तीन, एक दो तीन, एक दो तीन. इस तरह से कितने हो गए भाई? 3 टू द पावर. तो इस तरह से आग लग जाएगी. आग मतलब एनर्जी बहुत ज्यादा इमिट होगी ना, इसे बोलते हैं चेन रिएक्शन. ठीक है, तो कितने हो गए? 27 ई है, 3 टू द पावर 2 ई. 3 टू द पावर 3 तो न्यूट्रॉन, और 3 टू द पावर 2 ई एनर्जी. बना लो फ्लो चार्ट. पहले ये स्लाइड नोट करो, पिछली स्लाइड. पहले कह रहा था नोट हो गया. हाँ तो बस. हम्म.
ठीक है, तो अपन यहां तक बात समझ में आ गई थी। और इस कॉन्सेप्ट का यूज किया जाता है एटम बम। एटम बम इज बेस्ड ऑन न्यूक्लियर फिशन। ठीक है, ए न्यूक्लियर फिशन चेन रिएक्शन हैज 3 जनरल स्टेप्स। 3 जनरल स्टेप्स रखेंगे, कौन कौन से? सबसे पहले चेन इनिशिएशन होगा। फर्स्ट स्टेप इज कॉल्ड एज इनिशिएशन। इनिशिएशन का मतलब क्या होता है? द रिएक्शन ऑफ ए सिंगल एटम इज नीडेड टू स्टार्ट द चेन। ठीक है, सबसे पहले हमें वो एटम देखना पड़ेगा जिसमें रिएक्शन स्टार्ट हो रही है। फिशन ऑफ यूरेनियम 235, ठीक है, 235 यू लिखा मतलब यूरेनियम 235 इज इनिशिएटेड बाय द एब्जॉर्प्शन ऑफ न्यूट्रॉन। तो पहला स्टेप क्या कहलाएगा? इनिशिएशन, और इनिशिएशन बाय द एब्जॉर्प्शन ऑफ स्लो मूविंग न्यूट्रॉन। प्रोपोगेशन मतलब अब एक बार आप गाड़ी स्टार्ट हुई तब वो आगे चल रही है। दिस पार्ट ऑफ द प्रोसेस रिपीट्स इटसेल्फ ओवर एंड ओवर। अब रिपीटेशन होगा विद ईच स्टेप yielding more product, एक से ज्यादा प्रोडक्ट मिलेंगे। द फिशन ऑफ यूरेनियम 236 releases neutrons that initiate the fission of other uranium atom। जो 3 न्यूट्रॉन मिले थे उनमें से कोई न्यूट्रॉन रिमेनिंग यूरेनियम के साथ में आगे रिएक्शन करेगा। क्या हम चेन रिएक्शन को रोक सकते हैं? यस। क्या, कैसे? कि हम लिमिटेड अमाउंट में यूरेनियम लेके चलें तो जो न्यूट्रॉन है वो यूरेनियम के साथ में आगे रिएक्ट नहीं होगा। टर्मिनेशन कर सकते हैं क्या? हाँ, टर्मिनेशन खत्म तो कभी होनी चाहिए, तो अपने आप तो नहीं होती लेकिन हमें करनी पड़ेगी। इवेंचुअली द चेन विल एंड। टर्मिनेशन कुड अकर इफ द रिएक्टेंट इज यूज्ड अप और इफ द न्यूट्रॉन्स दैट कंटिन्यू द चेन एस्केप फ्रॉम द सैंपल। इस लाइन का मतलब समझ आ गया? या तो यूरेनियम क्या हो जाए, खत्म हो जाए, या न्यूट्रॉन ही उसकी स्पीड और कम कर दो। न्यूट्रॉन को एब्जॉर्ब करने वाले हम रेडिएटर यूज कर ले। ठीक है, तो विदाउट बीइंग द कैप्चर्ड बाय द यूरेनियम 235 टू हार्नेस द एनर्जी प्रोड्यूस्ड इन ए न्यूक्लियर रिएक्शन इट इज नेसेसरी टू कंट्रोल द रेट एट विच ए फिशन रिएक्शन अकर्स। देखो इसमें बहुत ज्यादा एनर्जी रिलीज होती है चेन रिएक्शन में, तो उसके कारण से एनर्जी को कंट्रोल करने के लिए हमें इस रिएक्शन की रेट को कंट्रोल करना पड़ेगा। दिस इज मैनेज्ड बाय, क्या मैनेज बाय? रेट ऑफ रिएक्शन को बैलेंस by balancing the propagation and termination steps, by limiting the number of neutrons available। ठीक है, लिमिटिंग द नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। तो जो न्यूट्रॉन आ रहे हैं उसे लिमिट कर दो, उसकी स्पीड को और कम कर दो। ठीक है, इन ए न्यूक्लियर रिएक्टर रावतवाड़ा हमारे कोटा में है, राजस्थान में अपने पास में ही है कोटा में। इन ए न्यूक्लियर रिएक्टर दिस बैलेंस इज अकम्प्लिश्ड बाय यूजिंग कैडमियम रॉड। कैडमियम रॉड क्या करता है? न्यूट्रॉन को एब्जॉर्ब कर लेता है। टू एब्जॉर्ब न्यूट्रॉन्स बाय विड्रॉइंग और इंसर्टिंग द रॉड। कैडमियम रॉड को धीरे धीरे स्पीड से बाहर निकालते हैं, अंदर डालते हैं, ताकि क्योंकि ज्यादा से ज्यादा न्यूट्रॉन आ रहे होंगे उसमें एक साथ थोड़ी एब्जॉर्ब होगा। ठीक है, द नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स अवेलेबल टू प्रोपोगेट द चेन कैन बी चेंज्ड एंड द रेट ऑफ द फिशन रिएक्शन एंड द रेट ऑफ एनर्जी प्रोडक्शन कैन बी इंक्रीज और डिक्रीज। सबको क्लियर हो गया बेटा? तीन ये जो लिखा है बीएम बेंजो है ना, जिस बच्चे का नाम है, बच्चा है या बीएम है भाई, कौन है? हेलो, अरे बेंजो तो ठीक है लेकिन है कौन? हाँ नाम बोल, असली नाम, असली नाम। अच्छा बेटा, सही नाम भी बता दिया कर, है? हाँ, ये तो तेरा फेमस नाम है, कोई बात नहीं। हाँ, तू सामने आ। और एटम बम के लिए खुला मैदान होना चाहिए। पोखरण में चलते हैं, हमारे यहाँ पोखरण में हुआ था राजस्थान में, तो वहां पर खुले खुले स्थान पे तेरे को दिखा, तू भी चलना मैं भी चलूंगा, अपन दोनों चलेंगे केवल। ये तो नोट हो गया ये। हाँ हाँ, अब पूरा नोट कर ले तो याद कर ले, फिर बाद में ये मत करना टाइम नहीं मिला।
सही कर ले, सही कर ले। गलत है, गलत गलत है, गलत। नहीं नहीं, गलत है। कोई अनित कर लेना हो तो होशियार है। हम्म। डन। ओके। क्या कह रहा? यूरेनियम मेरे को नहीं पता, मैं दुकानदार नहीं हूँ यार। महंगा आता है है। सब्जी मंडी की तरह थोड़ी होता है। 200 रुपये 300। अरे यार, मैं यहाँ ये रहा। नहीं, मच्छर मच्छर। निनांश फंसा दिया तूने मेरे को। और फंस गया। लेकिन अच्छा लगता है यहाँ। हाँ, मजे आ गए। हाँ, ये सही जगह। दीप्ति आई है क्या?
हाँ फिर ठीक है। लास्ट क्लास याद है मुझे, काफी मेहनत कराई थी। हाँ बेटा याद कर ले बैठ के यशवर्धन। हम्म। ठीक है, तो इसकी कैलकुलेशन क्या पूछ लेगा वो आपसे? रिएक्शन की में इमिटेड न्यूट्रॉन और एनर्जी और रिएक्शन। हम्म। कौन सा वाले में कह रहा था तो? तीसरे वाले में 55। सीजन 55 होता ना, 54, 55। ठीक है, चलो नोट कर लेते हैं ये। ओके बेटा। न्यूक्लियर फ्यूजन। हाँ निनांश, सही लिखी स्पेलिंग है।
अरे मैं नैनान से पूछ रहा हूँ, स्पेलिंग सही है क्या? नहीं, तू बता। हाँ, तो मैंने सही तो लिखी थी। देखो, फिशन में क्या हो रहा था? जस्ट एज द फिशन ऑफ हेवी न्यूक्लियाई इज accompanied बाय मास लॉसेस रिजल्टिंग इनटू द लिबरेशन ऑफ लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी। ठीक है, इसमें क्या हो रहा था कि आपके पास फिशन में पार्टिकल्स, हेवी न्यूक्लियाई टूट रहे थे। ये ऐसे हैवी न्यूक्लियाई जो अनस्टेबल होते हैं वो टूट रहे थे। ठीक है, बाय द फ्यूजन ऑफ द लाइट न्यूक्लियाई इज कंप्लाइड accompanied बाय मास लॉस एंड द evolution लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी। यहाँ पर क्या होगा, छोटे छोटे पार्टिकल्स कंबाइन होंगे, लेकिन छोटे पार्टिकल में अनस्टेबल होते हैं, है ना? तो जो छोटे पार्टिकल अनस्टेबल होंगे वो आपस में कंबाइन होंगे, तो पार्टिकल कंबाइन होंगे तो वहां पर भी मास लॉस होगा। मास लॉस से क्या होगा, एनर्जी रिलीज होगी। फॉर एग्जाम्पल द फॉर्मेशन ऑफ हीलियम फ्रॉम हाइड्रोजन, ड्यूटेरियम और ट्राइटियम is in principle also capable of generating immense amount of energy. Some such reactions and energy release in each process are shown below. 1H2 1H2, ये बहुत छोटा पार्टिकल, ये भी बहुत छोटा पार्टिकल, इन दोनों को आपस में रिएक्शन कराने के लिए हाई टेम्परेचर की रिक्वायरमेंट होती है। इसलिए पहले न्यूक्लियर फ्यूजन होता है, सॉरी फिशन होता है। फिशन से जो एनर्जी मिलती है उस एनर्जाइज पार्ट से फ्यूजन होता है। तो इसीलिए ये जो आपके हाई टेम्परेचर रिक्वायर्ड है, एनर्जी होती है, रिएक्शंस होती हैं। और जब ये रिएक्शन होने लगे स्टेबल मॉलिक्यूल बनेंगे, एलिमेंट बनेंगे, मॉलिक्यूल नहीं एलिमेंट बनेंगे, जिसके कारण से मास लॉस इतना हो रहा है। इस मास लॉस के कारण से इतनी एनर्जी आ रही है। मास लॉस की यूनिट डिपेंड करेगा आप कौन से मास लेके चले, एएमयू तो एएमयू में आएगी, और किलोग्राम तो किलोग्राम में आएगी। ठीक है, ग्राम तो ग्राम में आएगी। सिमिलरली यहाँ 1H3 1H2 1H3 से 2He4 बन रहा है। 1H1 से 4 1H1 पार्टिकल कंबाइन होगा 2H4, एंड ये क्या, कौन सा पार्टिकल बन रहा है अपने पास? पॉजिट्रॉन। ठीक है, नोट करें। इसमें क्या इंपॉर्टेंट बात है, कौन सी रिएक्शन के लिए टेम्परेचर ज्यादा चाहिए, फिशन या फ्यूजन? फ्यूजन। हाँ। मास लॉस किसका हो रहा है वही पढ़ेंगे अब, मास डिफेक्ट क्यों होता है। तीसरी बार बताऊंगा वैसे, लास्ट क्लास में भी बोला था और शुरुआत की क्लास में भी बोला था, दो पार्टिकल जब टकराते तो मास लॉस होता है कि नहीं होता? तो वही मास लॉस है। इलेक्ट्रॉन फिर भूल गया, पहले लेक्चर में बताया तो दो पार्टिकल जब न्यूट्रॉन प्रोटॉन टकराएंगे तो टकराने से उनके फ्रिक्शंस होंगे, तो फ्रिक्शंस के कारण से पार्टिकल एमिट हो रहा है, या तो बीटा पार्टिकल एमिट हो सकता है, कोई पार्टिकल एमिट हो सकता है, या फिर आपस में भी वो कंबाइन हो जाए। तो छोटा सा फ्रेगमेंटेशन जो पार्ट छूटा है ना, वो आपको दिखाई नहीं देगा, वो एनर्जी के फॉर्म में होगा। यही तो एनर्जी का लॉ है, कौन सा? आइंस्टीन। मास को एनर्जी में कन्वर्ट किया जा सकता है, एनर्जी को मास में कन्वर्ट किया जा सकता है, क्योंकि जैसे हैमर को हम एनर्जाइज्ड हैमर को पत्थर पर डालें तो पत्थर टूट जाता है, तो मास मिल गया हमें, एनर्जी कन्वर्ट इनटू मास। हम्म। अजितेश, मास लॉस की यूनिट क्या है ये क्वेश्चन अगर तुम पूछ रहे हो तो इसका मतलब है आप एटॉमिक स्ट्रक्चर, वो एटॉमिक स्ट्रक्चर और मोल कॉन्सेप्ट में इसके बारे में नहीं पढ़ पाए। इसकी मास की यूनिट क्या होती है, 1H2 की यूनिट क्या होगी? तो फिर तो मास डिफेक्ट की यूनिट क्या होगी? एएमयू। और एएमयू को ग्राम में कन्वर्ट कर सकते हैं।
अरे वो तो मास 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 डिफेक्ट के कारण से एनर्जी है, वो m इंटू सी स्क्वायर से मल्टीप्लाई करने के बाद एनर्जी आती है। वो 1 AMU एनर्जी के बराबर थोड़ी है, 1 AMU के मास डिफेक्ट होगा उसके कारण से एनर्जी है वो। ठीक है, अब वो कैसे आ रही है वही तो अब सीख रहे हैं अपन, अगला काम यही है। जब किसी चीज को कॉपी में नोट करवाने के लिए बोला है तो याद तो करने ही पड़ेंगे। डन। हम्म। हम्म। हाँ बच्चों, सबने लिख लिया? हम्म। Compared with a fission reaction, fusion reaction have the advantage that large amount of highly radioactive nuclide are not obtained as byproduct. ठीक है, किसमें? फ्यूजन में। with many with may use problem of safe storage, जिनको आप आसानी से रख सकते हो। At the a very high temperature needed for a fusion reaction, matter does not exist as atoms or molecules. Instead, matter is in the form of a plasma made up of unbound nuclei and electrons. इस पैराग्राफ का मतलब समझ आया यहाँ तक? Fusion reaction provide the energy of our sun and other stars. Hydrogen bomb is the based on the nuclear fusion. ये घर पे नोट कर लेना, बस ये लाइन नोट कर लो बस, बाकी बाकी घर पे नोट करना है, टाइम निकल जाएगा ना। हम्म। हम्म। कोई जरूरी थोड़ी है, कितना टेम्परेचर चाहिए, क्या चाहिए, डिपेंड करेगा किसका यूज कर रहे हो आप। हाँ जी, आइंस्टीन मास एनर्जी इक्वेशन, जो अपन कहते हैं ना 1 AMU, जो अभी अजितेश कह रहा 1 AMU 931 में मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट के बराबर होता, तो कैसे आया? इस तरीके से। एनर्जी चेंज इन न्यूक्लियर रिएक्शन कैन बी डिटरमाइंड बाय यूजिंग आइंस्टीन्स मास एनर्जी इक्वेशन। अपने सिलेबस में डेरिवेशन नहीं है। E इक्वल टू डेल्टा एम इंटू सी स्क्वायर है बेटा। क्या कह रहा है? कुछ बोला ना ये? किसी फिजिक्स में भी नहीं होते क्या? होता है, रिलेटिविटी में आता है।
तुम्हारे नहीं है? अच्छा, मैंने पढ़ रखी है इसलिए मेरे को याद। तो E इक्वल टू, बता दें, सिलेबस के बाहर की चीज नहीं बात। मैं वो बताऊंगा जो सिलेबस में आएगा, मैं वो थोड़ी बताऊंगा जो मुझे आता है। E इक्वल टू डेल्टा एम सी स्क्वायर, ठीक है, वेयर E इज द एनर्जी इक्वलेंट ऑफ द मास and c is the velocity of light. For a change of 1 AMU, the corresponding energy change E is equal to 931 10 into 10 to power 6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ठीक है, अगर मैं डेल्टा एम की वैल्यू लिख देता हूं 1 AMU, ठीक है, और सी होता है स्पीड ऑफ लाइट 3 into 10 to power 8 मीटर पर सेकेंड, और 1 AMU को क्या लिखते हैं 1.67 into 10 to power minus 27 किलोग्राम। ठीक है, इन सब वैल्यू को जब पुट करेंगे तो E इक्वल टू 1.67 into 10 to the power minus 27 kg, है ना, ये सब अप्रोक्सीमेट है 1.67 भी, इंटू सी 3 into 10 to the power 8 मीटर पर सेकेंड होल स्क्वायर। तब ये वैल्यू जूल इलेक्ट्रॉन वोल्ट में 931 into 10 to the power 6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है भाई, इससे तो आएगा जूल, जूल को इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कन्वर्ट करना है। दिस इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू 931 मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट। नोट करें। हो गया। बेंजो ने क्या नाम बताया था रोहित, मैं भूल गया, ना बेंजो ने क्या नाम बताया था? 5 मिनट में मतलब थोड़ी सुनने से मतलब होता है। हाँ हाँ जा रही है। हाँ भाई अग्निमा, क्या हाल चाल है? बढ़िया सर। पढ़ाई चल रही है? नोट कर ले बेटा। दीप्ति दिव्यांशी। हाँ हाँ बेंजो बोल। अच्छा सौम्या, तो तू नाम बदल दे, मैं तो ऐसे ही बोलूंगा तेरे को, मेरे को याद नहीं रहता है। 15 साल तक? जुल अगस्त, अगस्त क्यों होगा? 15 जुलाई, हाँ मैंने सौम्या, सौम्या बेंजो हो गया। अब बोल बेटा, डाउट बोल सौम्या, डाउट यही है ना बस। है बेंजो ऑर्गेनिक वाले सर बता देंगे तुम्हें, ठीक है। हाँ बेंजीन से हाँ रिलेटेड होता है। देखो अपन तो फिजिकल वाले, ठीक है, मास डिफेक्ट है। हाँ ठीक है, मास डिफेक्ट। तो देखो बच्चों, मास डिफेक्ट कैसे कैलकुलेट करते हैं? डिफेक्ट क्यों आता है मास में, ये तो पता चल गया। दो मास से बॉडी एनर्जाइज फॉर्म में टकरा रही है, टकराने के कारण से जैसे ये दोनों हाथ ये टकराए, एनर्जी रिलीज हुई, और कुछ
अगर ये, हाँ, तो हाँ, पार्टिकल रिलीज थोड़ी हुआ, डस्ट निकल गई हाथ पे चिप, क्योंकि अगर मैं कहूँ कि इसका हाथ, तो इस पर डस्ट पार्टिकल थे कि नहीं पहले से, तो उड़ गए होंगे सब। हाँ, it has invariably been found that the actual mass of an isotope of an element is less than the sum of the masses of the protons, neutron and electron present in it. ठीक है, दिस डिफरेंस इज कॉल्ड एज मास डिफेक्ट। क्या मतलब हो रहा है इस पूरे लाइन का, धनंजय बता। हाँ, कम होता है। कैलकुलेटेड मास क्या होगा, जब हम कैलकुलेट करेंगे किसी पार्टिकल का मास, तो कैसे निकालते थे 11th क्लास में, पहले प्रोटॉन का मास, एक प्रोटॉन के मास को नंबर ऑफ प्रोटॉन से मल्टीप्लाई कर दिया, और नंबर एक न्यूट्रॉन के मास को टोटल नंबर ऑफ न्यूट्रॉन से मल्टीप्लाई कर दिया, और एक नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन को मास ऑफ वन इलेक्ट्रॉन से मल्टीप्लाई कर दिया। इन तीनों के सम से हमें क्या मिलता था, टोटल मास। ये कैलकुलेटेड मास होता है। लेकिन जब हम आइसोटोप का रियल मास देखते हैं, वो वैल्यू क्या होती है, कम। क्यों, क्योंकि वो फॉर्मेशन के टाइम पे मास एनर्जी में कन्वर्ट हो गया था। तो कितना मास लॉस हुआ, तो इसको देखने के लिए क्या करोगे, मास लॉस पता करना है मैंने। ज्यादा मास किसका होगा, कैलकुलेटेड, और कम माना, कम वाला क्या, एक्सपेरिमेंटल मास यानी एक्चुअल मास। इस तरह से मास डिफेक्ट निकालते हैं किसी एलिमेंट का। द मास डिफेक्ट इज नथिंग, अच्छा कुछ नहीं है, लेकिन आगे कॉमा लगाया है, फुल स्टॉप नहीं है, बट द लॉस ऑफ मास ड्यूरिंग द फॉर्मेशन ऑफ द न्यूक्लियस ऑफ द आइसोटोप। ठीक है, आइसोटोप के फॉर्मेशन के टाइम में जितना मास लॉस हो रहा है, उसको बोलेंगे मास डिफेक्ट। कंसीडर एन आइसोटोप possessing atomic number Z and mass number A. Evidently, its atom contains Z proton, Z electron, और न्यूट्रॉन कितना हो जाएंगे, A माइनस Z। तो लेट MP मतलब मास ऑफ वन प्रोटॉन, Mn मास ऑफ वन न्यूट्रॉन, Me मास ऑफ वन इलेक्ट्रॉन are the respective masses of proton, neutron and electron. Then the calculated mass of this isotope, आइसोटोप का पूरा, पूरे आइसोटोप का मास, न्यूक्लियस का मास नहीं, पूरे आइसोटोप का मास ये रहेगा। ठीक है, Z इंटू एम एच। अच्छा, Z इंटू एम एच को क्या बोल रहे हैं, एम एच का मतलब क्या है, एमपी, एमपी प्लस एमई, इन दोनों का मास ऑफ प्रोटॉन और मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, इसको क्या बोलेंगे, मास ऑफ हाइड्रोजन एटम प्लस मास ऑफ न्यूट्रॉन। ये कैलकुलेटेड मास हो गया, नोट कर लें। एक्चुअल मास क्वेश्चन में दे दिया होगा, कैलकुलेशन से हम कर लेंगे, इन दोनों का डिफरेंस निकाल लेंगे, मास डिफेक्ट आ जाएगा। अजितेश क्लियर हुआ वो डाउट जो तू पूछ रहा था। हम्म, टेंशन मत दिया तो। हम्म,
हम्म। हाँ धनंजय, नोट कर लिया? पूरा नहीं हुआ, देखो जिससे पूछो वही मना कर देता। कर ले। इसके प्रैक्टिस शीट स्टार्ट कर ली? हो गई होगी कुछ कुछ। मत करना, मैंने ये मना कर दिया था। हाँ तो भले कहीं पे भी हो, मैंने बोला अगर आ जाए तो मत करना। हाँ। कौन सा नहीं, कल देख लेना, पता चल जाएगा बेटा अगली बार। अब आता बाइंडिंग एनर्जी। क्या है बाइंडिंग एनर्जी? देखो, छोटे छोटे टर्मिनोलॉजी। बाइंडिंग एनर्जी, बाइंडिंग एनर्जी क्या है? लॉस ऑफ मास। नाम से पता चल रहा है, जब न्यूक्लियॉन्स बाइंड होकर नया न्यूक्लियस बना रहे हैं तो उससे एनर्जी रिलीज हो रही है, उसे क्या बोलेंगे? बाइंडिंग एनर्जी। लॉस ऑफ मास ड्यूरिंग द फॉर्मेशन ऑफ न्यूक्लियस फ्रॉम न्यूक्लियॉन्स इज कन्वर्टेड इनटू एनर्जी। द रिलीज ऑफ एनर्जी इम्पार्ट्स स्टेबिलिटी टू द न्यूक्लियस। तो रिलीज, जितनी ज्यादा एनर्जी रिलीज होगी उतना ही हम कह सकते हैं स्टेबिलिटी बढ़ेगी। लेकिन ये बात मुझे कम समझ में आती है स्टेबिलिटी की, कि जितनी एनर्जी रिलीज होगी उतनी स्टेबिलिटी बढ़ेगी। ये तो इस बात पे भी डिपेंड कर सकती है कि नंबर ऑफ न्यूक्लियन जितने ज्यादा बढ़ेंगे तो उतना ही लॉस, मास लॉस भी ज्यादा होगा। तो स्टेबिलिटी कैसे कह सकता हूं मैं? तो आपको यहां पर स्टेबिलिटी के लिए बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन निकालना पड़ता है। एवरेज बाइंडिंग एनर्जी, दो न्यूक्लियस है या दो क्लास हैं, उन क्लास में अगर हमें देखना कौन सी क्लास अच्छी है तो हम क्या कहे बोलते हैं? टोटल मार्क्स बरा टोटल मार्क्स में ज्यादा है या एवरेज मार्क्स में ज्यादा है? जो एवरेज मार्क्स में ज्यादा क्लास होगी वो क्लास अच्छी होगी। वैसे ही यहाँ पर दो न्यूक्लियस हैं के फॉर्मेशन में जो बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन जिसका सबसे ज्यादा होगा उसकी इमिटेड एनर्जी ज्यादा होगी। पर न्यूक्लियन के फॉर्मेशन से, पर न्यूक्लियन से आपके पास क्या मिल रहा है? न्यूक्लियस का फॉर्मेशन होगा, उससे एनर्जी रिलीज हो रही है। जितनी ज्यादा एनर्जी रिलीज होगी उतनी ही आप कहेंगे स्टेबिलिटी ज्यादा होगी। द एनर्जी रिलीज्ड व्हेन कॉन्स्टिट्यूएंट न्यूक्लियॉन्स कंबाइन टू फॉर्म ए न्यूक्लियस इज कॉल्ड बाइंडिंग एनर्जी ऑफ द न्यूक्लियस। ठीक है। इन अदर वर्ड्स, एनर्जी इक्वल टू बाइंडिंग एनर्जी विल बी नीडेड टू ब्रेक अप द न्यूक्लियस इनटू कॉन्स्टिट्यूएंट न्यूक्लियस। ठीक है। इसका अदर वर्ड क्या हो जाएगा कि अगर मुझे न्यूक्लियस को तोड़ना है तो कितनी एनर्जी देनी पड़ेगी? बाइंडिंग एनर्जी के बराबर। जैसे ये तो बॉन्ड एनर्जी की जैसा हो गया, बॉन्ड फॉर्मेशन एनर्जी, बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी। कॉन्सिक्वेंटली द ग्रेटर द बाइंडिंग एनर्जी द मोर स्टेबल इज द न्यूक्लियस। ठीक है। बाइंडिंग एनर्जी का फॉर्मूला क्या हो गया? E इक्वल टू डेल्टा एम इंटू सी स्क्वायर। तो डेल्टा एम तो हमने निकाल ही लिया था। ये क्या है? कैलकुलेट, अरे कैसे, कौन बोला? सॉरी, क्या मैं यहां से आता कि तो बोल रहा था ये क्या है? कैलकुलेटेड मास। और ये क्या है? एक्चुअल मास या आइसोटोप मास। ठीक है। इंटू सी स्क्वायर। नोट कर लो।
हो गया? यस सर। किसने बोला डन सर? तू लिख तो रहा है डन। हाँ तो बस, तो डन सर टेंशन देता है। वो कम पर्व डन। सौम्य डन हो गया? ओ सौम्य, हाँ नहीं, बाइंडिंग एनर्जी एंड न्यूक्लियर स्टेबिलिटी। अभी अभी मैंने क्या सिखाया था? बाइंडिंग एनर्जी केवल ये बस, ना 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 ना, न्यूक्लियर स्टेबिलिटी के लिए बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन निकालना, एवरेज बाइंडिंग एनर्जी। तो एवरेज बाइंडिंग एनर्जी को बोलते हैं बी पर न्यूक्लियन, यानी इससे इससे ऐसे भी लिख सकते हैं बी बार। बॉन्ड एनर्जी मत कर देना। हाँ, याद आ रहा है थर्मोकेमिस्ट्री में बॉन्ड एनर्जी। तो बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन कैसे निकालोगे? बाइंडिंग एनर्जी निकालो डेल्टा एम इंटू सी स्क्वायर अपॉन नंबर ऑफ न्यूट्रॉन, नहीं न्यूक्लियॉन्स। हाँ ठीक है। द बाइंडिंग एनर्जी ऑफ ए न्यूक्लियस डिवाइडेड बाय द नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स गिव्स द मीन एवरेज बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियॉन, है ना? तो यूनिट तो कुछ भी हो सकती हो, डिपेंड करेगा बाइंडिंग एनर्जी क्या यूनिट लेके चल रहा है। ठीक है, बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियॉन इज डायरेक्ट इंडिकेटर, अब ठीक है, ऑफ इट्स न्यूक्लियर स्टेबिलिटी। हायर द बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियॉन ऑफ एन आइसोटोप, ग्रेटर इट्स न्यूक्लियर स्टेबिलिटी। ठीक है, एज द बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियॉन इंक्रीज, तो क्या होगा? हाँ, न्यूक्लियर स्टेबिलिटी इंक्रीज। हम्म, अरे वाह आईएएस, ऐसे साइन बाद में करना।
ठीक है। पैकिंग फ्रैक्शन, आप न्यूक्लियर स्टेबिलिटी पैकिंग फ्रैक्शन के आधार पर भी बोल सकते हैं। पैकिंग फ्रैक्शन का टर्म दिया था एस्टन साइंटिस्ट ने। उन्होंने क्या बताया कि अगर हम न्यूक्लियर स्टेबिलिटी देखनी है तो चेंज इन मास डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स, नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स, इसको ए से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। अब चेंज इन मास में क्या क्या होगा बेटा, चेंज इन मास नेगेटिव, तो ये वैल्यू नेगेटिव आएगी पैकिंग फ्रैक्शन। जितनी ज्यादा नेगेटिव में वैल्यू बढ़ेगी, क्योंकि चेंज की बात कर रहे हैं ना अपन, और जो मास डिफेक्ट की बात करते हैं तो लॉस इन मास को कैलकुलेट करते हैं, वो पॉजिटिव आएगा बाइंडिंग एनर्जी। ठीक है, तो एज द पैकिंग फ्रैक्शन इन नेगेटिव, नेगेटिव में इंक्रीज होगा तो स्टेबिलिटी बढ़ेगी। तो कोई अगर पूछ ले पैकिंग फ्रैक्शन के ऑप्शन के फॉर्म में स्टेबिलिटी किसकी ज्यादा होगी, तो इस तरह से आंसर देना, नेगेटिव में बढ़नी चाहिए, ये ध्यान रखना। मैग्नीट्यूड नहीं, हाँ मैग्नीट्यूड कंपेयर कर ले, लेकिन पैकिंग फ्रैक्शन पॉजिटिव आ जाता है तो कम हो जाती है। ये क्या है, एक्सिस, ये क्या है, दूसरी एक्सिस। ये मास नंबर, और ये है वो, बोलो क्या है ये, नहीं बाइंडिंग एनर्जी नहीं है, पर न्यूक्लियन एवरेज बाइंडिंग एनर्जी, हाँ वो नहीं, बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन। इसका कुछ ग्राफ ऐसे होता है ना, हाँ बार बार दे के दिखाते हैं, ऐसा होता है। इसमें टॉप पॉइंट पर कौन होता है, आयरन, ठीक है, आयरन 56। तभी तो नेचर में सबसे ज्यादा कौन है, अर्थ में, लोहा, लोहा। इसीलिए तो बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन सबसे ज्यादा तो स्टेबल है, और बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन कम है वो भी अनस्टेबल है। ये देखो यहाँ पर क्या है, इस तरफ क्या है, मास नंबर कम है, तो हल्के एलिमेंट है जिनका बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन कम है, तो जिनका बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन कम होता है और लाइटर न्यूक्लियर होते हैं, वो स्टेबिलिटी लाने के लिए क्या करेंगे, फ्यूजन, फ्यूजन से स्टेबिलिटी लेके आएंगे, खुद का मास बढ़ाएंगे ना, तो बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन बढ़ेगा। और जो हैवियर एलिमेंट है उनका भी वो है क्या, अनस्टेबल है, उन्हें कम हो गया ना बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन आयरन से, तो ये भी अनस्टेबल है, लेकिन हैवियर न्यूक्लियर ही है, यहाँ मास नंबर ज्यादा है, तो यहाँ इनका क्या होगा, फिशन। यहाँ यूरेनियम होगा, यूरेनियम 235 238 वगैरह, तो बताओ 235 कहाँ होना चाहिए, सबसे नीचे, क्यों, क्योंकि उसकी बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन कम हो गई इसलिए, और यहाँ यूरेनियम 235। तीन अगर आइसोटोप है तो तीसरे नंबर पे हुआ है, ठीक है, जिसका बाइंडिंग एनर्जी कम हो। समझ में आ गया पूरे चैप्टर, जो केमिस्ट्री के काम की चीज है वो मैंने बता दी बेटा, जो केमिस्ट्री के काम की चीज है, हाँ। और हो सकता है कि इनमें से कई चीज आए भी नहीं पेपर में, लेकिन बताई क्यों, ताकि आगे काम भी आ जाए, है ना, कोई आउट ऑफ कभी भी कोई ऐसी चीज हो जाए, अभी तो अपने पास टाइम है तो कर लिया अपन ने, आगे भी टाइम मिल जाएगा। हाँ तू कुछ कह रही है, मास नंबर कहाँ कम है, मतलब इससे इस
तो वो तो लेकिन अपन मास नंबर कम 235 है, तो कमी तो है यहाँ पर। मैंने यहाँ बोला, मैंने यहाँ 235 बोला, यहाँ 238 बोला। स्टेबल कौन सा, सॉरी सॉरी, हाँ ये, लेकिन बाइंडिंग एनर्जी भी तो निकालनी पड़ेगी ना, केवल मास नंबर से ही थोड़ी है वो ग्राफ। याद आया मुझे ये मुझे कंफ्यूज कर रही है। हाँ वो तो मैंने, वो तो नहीं, ये स्केल तुम्हें मास नंबर बता रहा है क्या? ये तो बाइंडिंग एनर्जी बता रहा है ना, मास नंबर तो यहाँ है। तो बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन के डेटा कुछ ऐसे एडजस्ट हैं। हाँ मुझे कंफ्यूज कर रही है, और तुम तो हाँ कर रहे हो। चलो, हाँ भाई सबको समझ में आ गया चैप्टर? प्रैक्टिस प्रैक्टिस शीट कंप्लीट कर लेनी है, प्रैक्टिस शीट कंप्लीट कर लेनी है। अब आ रहा है चैप्टर नंबर 3, अपने AIR बैच का चैप्टर नंबर 3। और फिजिकल केमिस्ट्री 12th क्लास के रिलेशन में, बोर्ड के रिलेशन में दूसरा चैप्टर, जिसका नाम है टेंटन लिक्विड सॉल्यूशन। लेकिन मैंने यहां सॉल्यूशन लिखा है, केमिकल काइनेटिक्स का सॉल्यूशन नहीं है ना, सॉल्यूशन। सॉल्यूशन क्या होता है बेटा? सॉल्यूशन, इट इज द कॉम्बिनेशन ऑफ मोर देन वन कंपोनेंट, ठीक है। और यहां इस चैप्टर में हम सबसे ज्यादा क्वेश्चन किसके बारे में पढ़ते हैं? लिक्विड सॉल्यूशन। चलिए सबसे पहली बात, सॉल्यूशन क्या है? तो इन्होंने देखो डेफिनेशन क्या लिखी है, मैं तो नहीं मानता इस डेफिनेशन को, लेकिन जेई के पॉइंट ऑफ व्यू में अगर कोई सॉल्यूशन का क्वेश्चन आता है तो उसमें होमोजेनियस मिक्सचर के बारे में पूछा जाता है। तो मैं ये कहूंगा सॉल्यूशन की डेफिनेशन के लिए ए मिक्सचर ऑफ टू और मोर प्योर सब्सटेंसेस। बहुत सारे एनसीईआरटी वगैरह बहुत सारी बुक्स में सॉल्यूशन की डेफिनेशन ये लिखी जाती है, ए होमोजेनियस मिक्सचर, क्योंकि बाय द फॉल्ट सॉल्यूशन मतलब होमोजेनियस मिक्सचर बोलते हैं, इसलिए वो बेचारे कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो होमोजेनियस मिक्सचर लिख सकते हैं। लेकिन रेफरेंस बुक में सॉल्यूशन की डेफिनेशन क्या है? ए मिक्सचर ऑफ टू और मोर प्योर सब्सटेंसेस whose composition may be altered within the certain limits is termed as solution। अब इतनी टिपिकल लैंग्वेज समझ में आ गई? नहीं समझ में आया तो क्या कह देना, ए मिक्सचर ऑफ टू और मोर प्योर सब्सटेंसेस विच डू नॉट केमिकली रिएक्ट विद ईच अदर, जो आपस में केमिकली रिएक्ट नहीं होते। सॉल्यूशन की डेफिनेशन में होमोजेनियस हटा देना अभी पहले, क्या लिखोगे? ए मिक्सचर ऑफ टू और मोर प्योर सब्सटेंसेस whose composition may be altered within the certain limits is termed as solution। इसमें दोनों बातें छिपी हुई हैं। इस पूरी लाइन का मतलब क्या है? नैनांश बताने जा रहा है, सुनो। हाँ इस पूरे 2 लाइन का मतलब बता। नहीं लिखी हुई है बोर्ड पर, तू लिख लेना, देखो सेपरेट टाइम दूंगा मैं, टी फॉर टाइम। तू क्या कहना चाह रहा है जब तक लिख तू? अजय तू बता। दिव्यांश तू बता। सोच ले, इस रूट की सभी लाइनें व्यस्त हैं सोचने में, तब तक बता रहा हर्षल, तो सोच। कंपोजिशन को बहुत ज्यादा वेरिएशन कर दिया तो वो होमोजेनियस नहीं रह पाएगा। वो हो जाता है ना, जैसे पानी में शुगर डाल दी, लिमिटेड अमाउंट में डाल दी, ज्यादा डाल दो तो गाढ़ा पानी हो जाएगा, शक्कर ज्यादा दिख जाएगी, ठीक है। होमोजेनियस की डेफिनेशन है, इसलिए होमोजेनियस मिक्सचर की डेफिनेशन है। आगे मुझे केवल सॉल्यूशन की डेफिनेशन बोलनी है या मिक्सचर की?
तो मैं क्या बोलूंगा, ए मिक्सचर ऑफ टू और मोर देन कंपोनेंट विच डू नॉट केमिकली रिएक्ट। पानी को शुगर के साथ रखते हैं तो क्या वो दोनों रिएक्ट होते हैं क्या? पानी को सैंड के साथ में रखते हैं तो रिएक्शन होती है क्या? नहीं होती, रिएक्शन नहीं होती बस। तो अब आपके पास में होमोजीनियस सॉल्यूशन के बारे में कोई पूछे तो ये डेफिनेशन तो क्लियर हो ही गई। एक तो ये जो डेफिनेशन थी ना, अब जो ये भी डेफिनेशन जो आपने अभी जो डेफिनेशन बोर्ड से कॉपी की है, एज इट इज कॉपी की थी ना बच्चों, ये डेफिनेशन होमोजीनियस सॉल्यूशन के लिए, क्योंकि अगर आपने डेफिनेट कंपोजिशन और भी कंपोजिशन चेंज कर दिया तो होमोजीनियस में नहीं रह पाएगा। ठीक है, तो हेट्रोजीनियस है, हाँ हेट्रोजीनियस, हेट्रोजीनियस क्या बोलेंगे हेट्रोजीनियस में? सॉल्यूशन it is a mixture of more than one component, it is a mixture of more than one component in which we can distinguish, in which we can distinguish the components। ये वाटर है, वाटर के अंदर हमने क्या डाल दिया? सैंड, हाँ सैंड डाल दिया, तो सैंड क्या दिखाई देंगे कि नहीं दिखाई देंगे? और कुछ देर बाद सैंड क्या सेटल डाउन हो जाएगा, तो दोनों पार्टिकल अलग दिखाई देंगे भाई। तो वाटर एंड सैंड क्या हो जाएगा? हेट्रोजीनियस का एग्जांपल। वाटर के अंदर और ऑयल डाल दें, ऑयल की ड्रॉप्स सेपरेट फॉर्म में लेयर्स बना लेंगे। ठीक है, तो ऑयल वाटर दोनों क्या, दोनों लिक्विड में, लेकिन हेट्रोजीनियस होगा, एक से ज्यादा फेज होंगी। फेज क्या होंगी? अलग अलग होंगी। तो सॉल्यूशन के मेन डेफिनेशन क्या होगी सर? इन दोनों में क्या चीज कॉमन है कि सर सॉल्यूशन इज द मिक्सचर ऑफ मोर देन वन कंपोनेंट विच डू नॉट केमिकली रिएक्ट विद ईच अदर। इस तरह से मिक्सचर की डेफिनेशन ही सॉल्यूशन की डेफिनेशन होती है, लेकिन कोई होमोजीनियस सॉल्यूशन की डेफिनेशन बोलेगा ये वाली बतानी है। ठीक है, जिसमें हम कंपोनेंट्स, डिफरेंट कंपोनेंट्स को अपनी आंखों से डिस्टिंग्विश नहीं कर सकते। वाटर, ग्लूकोज, ग्लूकोज की फिजिकल स्टेट क्या होती है? सॉलिड। पानी में डालने के बाद क्या हो जाती है ग्लूकोज की स्टेट? सॉलिड मत बोल देना, लिक्विड मत बोल देना, हाँ तुम्हें पढ़ा रखा मैंने इसलिए, 11वीं क्लास में करवाया था ना तुमसे। तुमने ग्लूकोज को पानी में डाला, क्या बना? ग्लूकोज को किस में कन्वर्ट कर दिया था? लिक्विड में। ग्लूकोज खुद लिक्विड में कन्वर्ट नहीं होता, ग्लूकोज के चारों तरफ कौन उसको घेर लेता है? पानी। हाँ पानी के मॉलिक्यूल, उसे क्या बोलते हैं? एक्वस फॉर्म। प्रोसेस को बोलते हैं सॉल्वेशन, और फॉर्म को क्या बोलते हैं? एक्वस फॉर्म। ठीक है, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द सॉल्यूशन, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द सॉल्यूशन। जेई में और बोर्ड में सबसे ज्यादा क्वेश्चन किसके आते हैं? होमोजेनियस सॉल्यूशन के। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द सॉल्यूशन। फर्स्ट, जब तक कुछ सॉल्यूशन के आगे कुछ नहीं लिखा जाए तो क्या मानते हैं बाय द वर्ड?
होमोजेनियस। तो अपन यहां पर क्या लिख सकते हैं, सॉल्यूशन कैन बी, सॉल्यूशन इज टेकन एज होमोजेनियस सॉल्यूशन। तो लिख लो यहां पर सॉल्यूशन, ब्रैकेट में लिख लें, सॉल्यूशन मे बी रेफर्ड एज होमोजेनियस सॉल्यूशन until specified in क्वेश्चन। जब तक क्वेश्चन में स्पेसिफाई नहीं हो तब तक हम क्या मानेंगे, सॉल्यूशन मींस होमोजेनियस। ठीक है, चलो अब वो कहेंगे, बोर्ड का क्वेश्चन हो जाता है, पहला क्वेश्चन हो जाता है डिफाइन सॉल्यूशन, हो गया। फिर डिफाइन होमोजेनियस सॉल्यूशन, हो गया। डिफाइन हेटेरोजेनियस सॉल्यूशन, हो गया। याद हो गया ना? ठीक है, अब कुछ उसके एक एक मार्क्स की तो ये डेफिनेशन हो गई जो अपने मेंस में आ जाती है, सेलेक्ट द करेक्ट स्टेटमेंट इस फॉर्म में। बोर्ड की तैयारी तो मेंस की तैयारी होती है एक तरह से, हो गई। एक तरीके से बोला, मतलब दूसरा तरीका भी बाकी है ना? तो अब उसके बाद में क्या होता है, फिर कहता है गिव द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द सॉल्यूशन। वो वहां बोर्ड में ऐसे लिखा हुआ था, यहाँ पर क्या होता है, मींस में क्या होता है, सेलेक्ट द करेक्ट स्टेटमेंट अबाउट द सॉल्यूशन। तो फिर इट इज होमोजीनियस इन नेचर yet remaining the properties of its constituents। क्या मतलब है हर्षल इस लाइन का? अलग अलग शो ना कर दें तो वो तो हेटेरोजेनियस हो जाएगा। हाँ, रिमेनिंग मतलब बनाए रखना। हाँ, और यट मतलब जब तक नहीं। गुड, सबको समझ में आया पहला लाइन? अग्निवा, सौम्य, श्रेष्ठ, आदित्य, सक्षम, अंगद, अजितेश, सार्थक, दीप्ति, अंकिता। ओके, हाँ तो लिख लो पहला पॉइंट। अब दूसरा, ये तो हटाई दिया मैंने। सेकंड पॉइंट देखते हैं। इट इज मेड ऑफ टू पार्ट्स। इसमें दो पार्ट होते हैं। पहला, कोई जरूरी थोड़ी है, यहाँ पहला यहाँ सॉल्यूट लिखा हुआ है पहला कोई भी हो सकता है, सॉल्वेंट भी हो सकता है। यहां सॉल्यूट लिखा है, दूसरा सॉल्वेंट लिखा है। सॉल्यूट किसे बोलते हैं? कम क्या होता है? ना 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 ना, सॉल्यूट देखने का तरीका, सॉल्यूट देखने का तरीका ये होता है, अगर आप हेटेरोजीनियस दो डिफरेंट फेज में सॉल्यूशन बना रहे हो तो सॉल्वेंट वो होगा जो फाइनल स्टेट ऑफ द सॉल्यूशन है। देखो, आपका दो कंपोनेंट है, दो कंपोनेंट की, है ना, फिजिकल स्टेट अगर अलग अलग है तो सॉल्वेंट उसको बोलेंगे जिस सब्सटेंस की फिजिकल स्टेट और फाइनल सॉल्यूशन की फिजिकल स्टेट मैच कर रही हो। सर कहना क्या चाहते हो? कहना ये चाहता हूं कि सल्फर ट्राइऑक्साइड जब वाटर के साथ में मिक्स होता है तो क्या बनाता है? H2SO4 का सॉल्यूशन। तो अब ये H2SO4 का जो सॉल्यूशन होगा वो कैसा सॉल्यूशन होगा? एक्वस। अब बताओ, ये कौन है? गैस। ये कौन है? लिक्विड। इन दोनों को मिक्स किया तो कौन सॉल्यूट होगा? SO3। सॉल्यूट वो होगा, तो मैंने सॉल्वेंट पहचानना सिखाया था, सॉल्वेंट वो होगा जिसकी फिजिकल स्टेट और फाइनल सॉल्यूशन की फिजिकल स्टेट मैच करे। फाइनल सॉल्यूशन किस फॉर्म में था? लिक्विड। तो इन दोनों में लिक्विड कौन है? वाटर, इसलिए सॉल्वेंट। जब कभी फिजिकल स्टेट अलग अलग हो तो फाइनल सॉल्यूशन की जो फिजिकल स्टेट से मैच करने वाला मैटर होगा, सब्सटेंस होगा, वो क्या कहलाएगा? सॉल्वेंट। और अदर वन सॉल्यूट। अब बताओ इसमें अमाउंट की क्या जरूरत पड़ी? अरे भाई, अमाउंट की डेफिनेशन तो उसको उस पर डिपेंड करती है जिसने बनाया क्या? सॉल्यूशन। जिसने बनाया क्या? सॉल्यूशन। अब तुमने थोड़ी बनाया सॉल्यूशन। अब ईमानदारी सोचो, तुमने तुमने 11th क्लास में मोल कॉन्सेप्ट में पढ़ा था क्या? कॉन्सेंट्रेशन के क्वेश्चन। कभी ऐसा लिखा हुआ है कि एक सॉल्यूशन ऐसे ऐसे बनाया हुआ है, इसका बताओ क्या करना है? क्वेश्चन वाला ही तो बनाया था। तो फिर अब हमें सॉल्यूट और सॉल्वेंट पूछ, उसमें कभी भी सॉल्यूट सॉल्वेंट नहीं पूछता, लेकिन बच्चों के दिमाग में आ ही जाता है। तो कोई पूछे कि सॉल्यूट सॉल्वेंट क्या, उसकी एक ट्रिक तो ये है, इन डिफरेंट फिजिकल फॉर्म,
लिखो इसमें सॉलिड सॉल्वेंट पहचानने का तरीका, सेकंड पॉइंट के बाद में स्टार पॉइंट बनाते हुए लिख लो इंपॉर्टेंट पॉइंट। इन डिफरेंट फिजिकल फॉर्म या फिजिकल स्टेट, द सॉल्वेंट इज द वन स्टेट which is matched with the physical state of final solution. Physical state of final solution. ये कब काम आएगा? जब क्वेश्चन में कंपोनेंट के अमाउंट नहीं दिए जाए, और कंपोनेंट में अमाउंट दे दिए गए तो जो तुम बोल रहे हो वो होगा, बच्चों जैसा काम है वो। ठीक है, कौन सा? विच कंपोनेंट टू टेक एज सॉल्यूट है, विच कंपोनेंट, एंड विच कंपोनेंट टू टेक एज सॉल्वेंट डिपेंड्स ऑन फिजिकल स्टेट ऑफ द कंपोनेंट। देखो ये लाइन लिखी है, कहीं मैंने ये लिखा लेसर अमाउंट और लार्जर अमाउंट, अब वो तो तुम्हें पता था इसलिए नहीं बोल रहे। अब कौन सा, देखो अगर आपको अमाउंट के बेसिस पे लिखनी है तो कौन सा अमाउंट चूज करोगे, मोल या मास? मास, स्टैंडर्ड मास में लेके चलते हैं जिसका मास कम हो। और कई बार क्या होता है मास फिर कंफ्यूज हो जाते हैं, इसलिए मास और मोल में लड़ाई झगड़े होते हैं, इसलिए कोई पूछता ही नहीं है तुमसे क्या सॉलिड कौन है सॉल्वेंट कौन है, इसीलिए इससे देख लिया करो, ये सबसे शानदार तरीका होता है। हाँ, जब दोनों के फिजिकल स्टेट सेम हो तब ये तरीका फेल होने लगेगा, तो फिर क्या करेंगे, जिसका अमाउंट कम हो। अब अमाउंट का मतलब प्रैक्टिकली किसी सब्सटेंस को कैसे मेजर कर रहे हो, अगर सॉलिड मिक्सचर है तो मास के फॉर्म में, लिक्विड मिक्सचर है तो भी मास के फॉर्म में, क्योंकि कोई लिक्विड का मेजरमेंट करोगे तो क्या यूज करोगे, और कैलकुलेशन तो आप वॉल्यूम में भी कर सकते हो लेकिन उसका मास ही लिखोगे, क्योंकि लिक्विड की डेंसिटी अलग अलग होती है, वॉल्यूम को डेंसिटी से मल्टीप्लाई करेंगे, केवल वॉल्यूम से कंपेयर करोगे तो उससे फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि डेंसिटी अलग अलग है, तो वॉल्यूम इंटू डेंसिटी से क्या हो जाएगा, मास चेंज हो जाएगा। ठीक है, और मोल तो किताब कॉपी के लिए यूज करते हैं, मोल एक तरीका है कॉपी में एक्सप्रेस करने का। ठीक है, और प्रैक्टिकली किस में होगा ये, वॉल्यूम को मास में कन्वर्ट। ठीक है, अगला तो वो लेस अमाउंट वाला लिखवाना है क्या, जानते हो ना? हाँ, यशवर्धन क्या कह रहा है, लिख लो एक लाइन में। कहाँ रिएक्ट हुआ, ये तो H2SO4 बनने के बाद फिर पानी बचेगा ना, H2SO4 तो रिएक्ट हो गया, ठीक है, बन गया, मान मान लिया इन दोनों की रिएक्शन हो गई। अब इसके बाद में H2SO4 के बाद पानी भी तो है, तो H2SO4 प्लस वाटर, क्योंकि सॉल्वेंट लार्जर अमाउंट में है ना। भूल गया लास्ट क्लास में यशवर्धन वो ओलियम पढ़ा था अपन ने, याद आ गया? सल्फर ट्राइऑक्साइड तो खत्म हो गया मान लीजिए, तो H2SO4 तो बचेगा, H2SO4 के साथ पानी भी मिलेगा। हाँ ठीक है, चलो तो अब मैं क्या बात कर रहा था, मैं कह रहा था द सब्सटेंस विच इज इन लेस अमाउंट इज कॉल्ड एज सॉल्यूट। ये लिख रखा शायद, अगला थर्ड पॉइंट पहले पढ़ लेते हैं। द कंपोनेंट विच हैज द सेम फिजिकल स्टेट इन प्योर फॉर्म एज द सॉल्यूशन इज कॉल्ड सॉल्वेंट, जो भी स्टेटमेंट लिखा था, एंड द अदर इज कॉल्ड सॉल्यूट। एग्जाम्पल इन केस ऑफ सॉल्यूशन ऑफ शुगर एंड वाटर, शुगर इन द इज द सॉल्यूट, शुगर की फिजिकल स्टेट क्या होती है, वाटर की क्या दोनों की रिएक्शन होती है। यशवर्धन ये एग्जाम्पल क्लियर हो गया? ठीक है, तीसरा पॉइंट, if both the components have same state as the solution, the one component is in excess, जो excess में होगा is called as solvent and the other is called as solute. For example, अग्निवा आइए, alcohol in water, बेंजीन सौम्य, बेंजीन इन टोल्यूइन, ठीक है, बेंजीन इन टोल्यूइन। नोट कर लिया सब पूरा? हाँ लिखना, हाँ तो एग्जाम्पल तो लिख,
कितने टाइप के सॉल्यूशन पढ़ लिए? ऑन द बेसिस ऑफ कंपोजिशन द सॉल्यूशन मे बी डिवाइड आउट टू टाइप, होमोजेनियस एंड हेटेरोजेनियस। ये क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ कंपोजिशन था। अंगद लिख लिया? याद कर लिया? हाँ है? याद कर रहा है? अब लिखो टाइप ऑफ सॉल्यूशन, ब्रैकेट में लिखना टाइप ऑफ सॉल्यूशन के ब्रैकेट में, ऑन द बेसिस ऑफ फिजिकल स्टेट ऑफ कंपोनेंट्स on the basis of physical state of component. एफिशिएंसी बढ़ाओ। हाँ जी, तो अपन टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन ऑन द बेसिस ऑफ फिजिकल स्टेट की बात कर रहे थे, ठीक है? हाँ, लो भाई, टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन पहले सुन लो, बाद में लिखना। सॉल्यूट नहीं, घर पे नहीं, यहीं पे। सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट। सॉल्यूट गैस हो, सॉल्वेंट गैस हो, गैस इन गैस। एग्जाम्पल, एयर सैंपल, मिक्सचर ऑफ ऑक्सीजन नाइट्रोजन गैस, ठीक है? लेकिन गैस या सॉल्वेंट है, ठीक है? लिक्विड इन गैस, लिक्विड कम अमाउंट में और गैस ज्यादा अमाउंट में हो। फॉर एग्जाम्पल क्लोरोफॉर्म मिक्स्ड इन नाइट्रोजन गैस। फॉग बोल सकते हैं क्या? स्मोक, फॉग, फॉग, फॉग में क्या ज्यादा होता है? गैस ज्यादा होती है और लिक्विड कम होता है। हाँ, अच्छा वो वाला, हाँ केमिकल वाला, ठीक है। चलो, तो क्लोरोफॉर्म मिक्स्ड विद नाइट्रोजन गैस, है ना? हम्म, हम तो अभी फिजिकल स्टेट छोड़ दिया, बाय करके आ गए, खत्म। सॉलिड इन गैस, कपूर इन नाइट्रोजन गैस। स्मोक बोल सकते हैं, स्मोक, धुआं, धुआं, धुएं में गैस है, गैस में डस्ट पार्टिकल कम है। हाँ, लिक्विड सॉल्यूशन, तो जब कभी सॉल्वेंट गैस 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 हो तो उसे बोलते हैं गैसेस सॉल्यूशन, गैसेस मिक्सचर। और ये चैप्टर हम पढ़ चुके, कहां पढ़े थे? स्टेट्स ऑफ मैटर में, और कुछ पार्ट पढ़ेंगे आगे सरफेस केमिस्ट्री में, लास्ट पार्ट ऑफ द फिजिकल केमिस्ट्री, ठीक है? वो सरफेस केमिस्ट्री में। अब आता है जब गैस कम अमाउंट में हो, लिक्विड ज्यादा हो, तो क्या बोलेंगे? लिक्विड सॉल्यूशन। जब लिक्विड कम अमाउंट हो, दूसरा लिक्विड ज्यादा अमाउंट है, लिक्विड इन लिक्विड। और सॉलिड इन लिक्विड, लिक्विड सॉल्यूशन। इसको, तो जब सॉल्वेंट लिक्विड होगा तब उस सॉल्यूशन को क्या बोलेंगे? लिक्विड सॉल्यूशन। तो हमारा चैप्टर क्या है? लिक्विड। ये लिक्विड सॉल्यूशन के क्वेश्चन चलेंगे भाई, ठीक है? फॉर एग्जांपल ऑक्सीजन इन वाटर, इथेनॉल, अग्निवा इन वाटर, ठीक है? ग्लूकोज इन वाटर, जी सी, ग्लूकोज इन वाटर। ग्लूकोज मीन्स एनर्जी, हाँ, इंस्टेंट एनर्जी ला दे, कौन? ग्लूकोज। हाँ, लिक्विड सॉल्यूशन, इसी को इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में बोलते हैं गैल्वेनिक सेल, जीसी। वो भी स्पॉन्टेनियस एनर्जी लाता है वहां पर भी, ठीक है? कैसे, उसको जानने के लिए देखेंगे इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। ये है एसएस, सॉलिड सॉल्यूशन। सॉलिड सॉल्यूशन की पहचान कैसे करोगे? जिसमें सॉल्वेंट सॉलिड हो और सॉल्यूट गैस, लिक्विड एंड सॉलिड। इनके एग्जाम्पल देख लें। गैस इन सॉलिड, सॉल्यूशन ऑफ हाइड्रोजन इन पैलेडियम,
ठीक है, लिक्विड सॉलिड आप यूज करते हो अमलगम, सोडियम अमलगम वगैरह, मरकरी अमलगम यूज कर, ZnHg यूज करते हो किसमें, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में अमलगम आएंगे। तो मेटल के साथ लिक्विड होता है, हाँ, और सॉलिड सॉलिड ये अलॉय हो जाएगा, कॉपर डिजॉल्व इन गोल्ड। ये है टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन ऑन द बेसिस ऑफ फिजिकल स्टेट। अग्निवा क्या कह रहा है, सॉलिड पढ़ेंगे सॉलिड स्टेट में। ठीक है, नोट करो, डन। हाँ अरे वो मुझे पता है, इतना कब भरेगा। तो बेटा तुम घर पे नोट कर लेना ये स्लाइड को, है ना, इसमें ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। अगली क्लास में पढ़ेंगे कॉन्सेंट्रेशन टर्म। क्या पढ़ेंगे, कॉन्सेंट्रेशन टर्म। ये तो पढ़ी होंगी तुमने कॉन्सेंट्रेशन टर्म, 11th क्लास में जितनी भी कॉन्सेंट्रेशन टर्म पढ़ी है ना, वो सब एक बार पढ़कर आना, रिवाइज हो जाएंगी। गजब बात करता है यार, मैं जो बोल रहा हूँ उसका, है ना। तो सभी नोट कर लेंगे। जय श्री कृष्णा, राधे राधे, स्वास्थ्य का ध्यान रखें और चलते हैं, मिलते हैं। अरे होमवर्क करते हैं, होमवर्क, प्रैक्टिस शीट कंप्लीट और डीपीपी कंप्लीट। हाँ तो वो कंप्लीट करो ना, बच्ची हुई थे उसके क्वेश्चन डीपीपी के। ठीक है, ओके। तो कल तो क्लास होगी अपनी, कब तक क्लास रहेगी, तो कल क्या है, हाँ 10 तो नहीं है ना, फिर ठीक है। हाँ ठीक है, तो अच्छे ढंग से विदा हो जाए। ठीक है, ऑल द बेस्ट, राधे राधे।